आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस लेक्चर में हम एक ऐसी विधि के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग हम जो पुराने अवशेष मिलते हैं, जो पुराने जीवों के या पौधों के जो अवशेष मिलते हैं कि आज से ये कितने साल पुराना था, उस जिस विधि के द्वारा ये ज्ञात किया जाता है उस विधि के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा कार्बन डेटिंग पद्धति से रिलेटेड है। कार्बन डेटिंग पद्धति, इस विधि में क्या होता है, अगर मैं इस विधि की बात करूं, सबसे पहले कार्बन डेटिंग पद्धति, तो कार्बन 14 को कहा जाता है। डेटिंग जो वर्ड है समय काल को प्रदर्शित करता है। तो कार्बन डेटिंग का यूज किस लिए किया जाता है, तो जो जंतु और जो पौधे होते हैं, जो जंतु और पौधे जो होते हैं उनके जो अवशेष मिलते हैं, वो अवशेष कितने साल पुराने थे, कितने साल पहले वो इस ज़मीन के नीचे दब गए थे, उस समय काल को पता करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहली बात तो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग जो जंतु और जो पौधे के अवशेष मिलते हैं उन अवशेषों का समय काल पता करने के लिए जाता है। अच्छा, मैं बात करूँ कार्बन डेटिंग पद्धति, इसमें आधार क्या लिया जाता है, तो इसमें कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 के द्वारा समय, उस फॉसिल के, उस अवशेष के समय को, जीवन काल को निर्धारित किया जाता है। तो इसमें कार्बन 14 का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कार्बन डेटिंग पद्धति के खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता जो है विलियर्ड लीवी और उनके साथी है। विलियर्ड लीवी और उनके साथियों ने शिकागो विश्वविद्यालय में 1949 में इस विधि की जानकारी दी थी। 1949 में इस विधि की जानकारी दी। 1960 में उनको इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देखिए साथियों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड सारी जानकारी दी। अगर आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, तो आप वहाँ से नोबेल पुरस्कार की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये बात हुई। अच्छा, कार्बन जो है प्रकृति में हर एक सजीव प्राणी में कार्बन पाया जाता है। हम देखते हैं कार्बन हर एक सजीव प्राणी, क्योंकि जैसे मैं मतलब मनुष्य की बात करूँ तो मनुष्य में प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाई जाती है। ये सब किनसे मिलकर बनते हैं, मतलब जो मेन जो 6 भोजन के जो 6 संतुलित भोजन के जो 6 मुख्य अवयव होते हैं, प्रत्येक जो जल को अगर हम छोड़ दें, मिनरल्स को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी सब जो है सब में कार्बन पाया जाता है। मनुष्य के पूरे शरीर में छोटे छोटे भागों सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन C612 होता है, C613 होता है, C614 होता है। कार्बन C612 और C613 ये अरेडियोधर्मी कार्बन होते हैं और C614 जो है वो होता है रेडियोधर्मी कार्बन। इस विधि में उपयोग C614 का किया जाता है। अब ये रेडियोधर्मी क्या है, तो देखिए कुछ जो यौगिक होते हैं वो स्वतः ही अपने द्वारा कुछ विशेष कणों का उत्सर्जन करते हैं। उन कणों को अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण कहा जाता है। तो ये जो गुण होता है ये उनको रेडियो एक्टिविटी को दर्शाता है। तो C614 जो है ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी कार्बन कहा जाता है। अच्छा, कार्बन C614 की खोज किसने की, तो मार्टिन कैमेन व सैम रूबेन, 2 वैज्ञानिक हैं, मार्टिन कैमेन व सैम रूबेन, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है वहाँ की रेडियो एक्टिव प्रयोगशाला थी, वहाँ उन्होंने कार्बन C614 के बारे में जानकारी दी। अच्छा, मैं अगर इसकी बात करूँ कार्बन C614 की, तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव में क्या होता है, कणों का उत्सर्जन किया जाता है और वह नए रूप में परिवर्तित होता जाता है। अगर मैं इस कार्बन C614 की बात करूँ तो इसकी जो अर्धायु होती है वो 5730 वर्ष होती है। अब ये अर्धायु क्या होता है, अर्धायु का मतलब ये होता है कि कोई यौगिक है वो अपनी जो प्रारंभिक सांद्रता होती है उसकी आधी सांद्रता होने में जो समय लगता है उसे अर्धायु कहा जाता है। जैसे अगर मैं मानूँ अगर 100 ग्राम कार्बन है तो 5730 साल बाद वह 100 ग्राम से 50 ग्राम हो जाएगा, इसे कहते हैं अर्धायु कहा जाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी कार्बन चक्र की बात करता हूँ। देखिए प्रकृति में जो कार्बन पाया जाता है, जनरली अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो वो कार्बन के यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अगर स्वतंत्र रूप से बात करें तो कार्बन 3 अपर रूपों में पाया जाता है, बाकी कार्बन हमेशा यौगिक के रूप में पाया जाता है। जब हम किसी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति, कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे करते हैं। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे C6H12O6 से लिखा जाता है।
उस C6H12O6 जो मनुष्य जो प्राप्त करते हैं, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, उसका अपघटन होता है, डाइजेशन होता है और वह वापस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य द्वारा वापस रिलीज कर दी जाती है। तो इस प्रकार कार्बन की मात्रा प्रकृति में बनी रहती है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो बीटाक्षय, देखिए बीटाक्षय में क्या होता है, बीटाक्षय में एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और इससे जो परमाणु के क्या होता है, परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। बीटाक्षय दो प्रकार के होते हैं, एक तो बीटा माइनस होता है, एक बीटा प्लस होता है। बीटा माइनस में एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, बीटा प्लस में एक पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो बीटा माइनस क्षय में क्या होता है, जो कार्बन C614 होता है ये N714 में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे बीटा क्षय कहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, वायुमंडल में जो कार्बन होता है यह नाइट्रोजन में चेंज होने लग जाता है। तो इस कारण ये जो C614 होता है इसके अनुपात में कमी आने लग जाती है। अब अगर हम बात करें तो मनुष्य में C612 भी पाया जाता है, C614 भी पाया जाता है। C612 रेडियो एक्टिव नहीं होता है, जो मेन यौगिकों में होता है वो C612 होता है, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जबकि C614 रेडियो एक्टिव होता है, तो जब किसी व्यक्ति के जीव की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वह जो C614 है, जो कार्बन 14 है, वह उसका रेडियो एक्टिव बीटा क्षय के कारण उसके मान में कमी आने लग जाती है। तो इस कारण जो कार्बन 12 है और कार्बन 14 है उनके अनुपातों में कमी हो जाती है, अंतर हो जाता है। तो उस कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर ही वैज्ञानिक ये पता लगाते हैं कि यह जीव आज से कितने समय पहले मरा था, या मतलब कितने समय पहले इसकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, या पृथ्वी के नीचे दब गया था। तो उस कार्बन 12 कार्बन 14 के अनुपात के आधार पर यह पता लगाया जाता है। इस विधि का बहुत उपयोग होता है। आज के टाइम पर जो भी फॉसिल्स मिलते हैं वह आज से कितने साल पुराने थे, तो उन फॉसिल्स का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग होता है, जो कि जीव विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण विधि है उन जीवों के अवशेषों का पता लगाने के लिए। इसी का अगर मैं उपयोग बताऊं तो जैसे 365 ईस्वी में भूमध्य सागर में एक सुनामी आई थी, उस सुनामी के समय का पता लगाने के लिए भी इस कार्बन डेटिंग पद्धति का यूज किया गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो दुनिया का सबसे जो पुराना पेड़ है वह देवदार का एक पेड़ है, जो आज से लगभग 2500 साल पहले का था। उसके समय काल को पता लगाने के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया गया। तो आई होप आपको कार्बन डेटिंग पद्धति का पैटर्न, मतलब किस आधार पर यह आधारित होती है, किसके द्वारा इसमें समय काल का पता लगाया जाता है, ये आई होप आपको आज समझ में आ गया होगा। इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। और इसमें आधार क्या लिया जाता है, जनरली ये पूछा जाता है कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग क्यों किया जाता है, तो अवशेषों के समय काल का पता लगाने में। दूसरा, कार्बन डेटिंग पद्धति में आधार कैसे लिया जाता है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन, जिसे कार्बन 14 कहा जाता है।